Hello dear students. Every oscillating circuit has a tendency to oscillate with a certain frequency that is known as its natural frequency. और जब इसको हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं और वो जो एनर्जी है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, then it is found that its amplitude increase with time. And the same phenomena can be understood with the help of a mechanical example. सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता है. व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग है, उसके साथ आपने इस प्रकार से कोई मास टाइट कर दिया और ये इस प्रकार से कहीं पे अपने रूफ वगैरह पे लटका दिया. इसको आप इस पे फोर्स लगाते हो तो ये इस प्रकार के ऑसिलेशन करती है. इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं. सिंपल पेंडुलम भी आपको पता है सर्टेन फ्रीक्वेंसी रखता है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रखता है. अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ यानी सिंपल पेंडुलम जिस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा दें, पीरियोडिक फोर्स लगा दें, तो हम देखते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है. सिमिलरली हमारे पास हमारा जो LCR सर्किट है वो LCR सर्किट के साथ भी होता है. सेम एज इट इज LCR सर्किट में होता है. कैसे? देखिए, वी नो दैट इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट इज गिवन बाई Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL. अगर हम इसको XC माइनस XL लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट, और इसको XL माइनस XC लिखते हैं तो हम लिखते हैं इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट. ओके, Z पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. XC माइनस XL और XL माइनस XC लिखने का मतलब यही है. देखिए, दो तरह से लिखा जाए. एक लिखा जाए XC माइनस XL और एक मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. आपसे पूछा जाए क्या फर्क है दोनों सर्किट में, तो आप यहां ध्यान देना. अगर ये XL माइनस XC लिखा है इसका मतलब ये इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट है. इंडक्टर डोमिनेटेड मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है. अगर हम इसको XC माइनस XL लिखते हैं तो इसका मतलब कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट है, मीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है. इंपीडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो टोटल उतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसका हम क्या ले रहे हैं? स्क्वायर ले रहे हैं. ओके, ठीक है. तो हमें ये कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट ले लिया. अब इस सर्किट में आपको पता है ये रेजिस्टेंस है सर्किट का, और जो करंट होता है सर्किट का मैक्सिमम जो करंट, पीक करंट जो आएगा I नोट, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा E नोट डिवाइडेड बाई Z. पीक करंट E नोट डिवाइड बाई Z आने वाला है. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होने वाला है? E नोट डिवाइड बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL एंड होल स्क्वायर. ये I नोट जो है पीक करंट मैक्सिमम कब होगा? वहन कब होगा मैक्सिमम? ये मैक्सिमम तब होगा जब वहन Z इज मिनिमम. और Z मिनिमम कब हो सकता है? अब यहां देखिए, ये है R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL. अगर ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए तो हमारे पास I है वो आ जाएगा E नोट डिवाइड बाई R, जो मिनिमम रेजिस्टेंस होने वाला है ना. Z मिनिमम होगा, और मिनिमम कब होगा? दैट इज XC इज इक्वल टू XL. इफ XC इज इक्वल टू XL देन Z इज मिनिमम. इफ Z इज मिनिमम देन I नोट इज मैक्सिमम. ओके, तो देखो XC इज इक्वल टू XL आया, तो XC इज इक्वल टू XL है. दिस इज नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं. तो यहां से रेजोनेंस कंडीशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द फ्रीक्वेंसी एट विच, फ्रीक्वेंसी कैसे, मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे? XC को पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C लिख सकते हैं. XL है, इसको हम क्या लिखते हैं? ओमेगा L से लिखते हैं. L फॉर इंडक्टेंस. XL ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं XL, गलत हो जाता है. ठीक है ना, ये क्या है? X और L ऐसे लिखना है. L को इसके बेस पे लिखना है. ओके, ओमेगा L, और यहां से इसको आप देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई. लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो आपको पता है ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC एंड न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एंड रूट LC.
ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो क्या होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? हम दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहले कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकेम इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। या हम बोले फ्रीक्वेंसी एट विच सर्किट एडमिट मिनिमम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो, मिनिमम हो, उसको रेजोनेंस बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी एट विच, फ्रीक्वेंसी मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आप सोचोगे इस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे रोल क्या है? देखो आप, रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एक्सी आप क्या देख रहे हो? एक्सी 1/ωc है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो एक्सी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। हमने ग्राफिकल वेरिएशन भी पढ़ा था इसका इस प्रकार से। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इधर मैं एक्सी लेता हूं तो इस प्रकार से था, पिछला ही टॉपिक पढ़ा था हमने इस प्रकार से। और ये ओमेगा है, इधर हम एक्सएल लेते हैं तो ये डायरेक्टली है, तो इसका क्या आता है? ऐसे आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज। इनिशियली ये ज्यादा था, ये कम था, ये ज्यादा था और ये क्या था? कम था। फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ये लगातार डिक्रीज होगा, ये लगातार इंक्रीज होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसपे दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मैं एक ही साथ बनाऊं, एक्सी और एक्सएल का अगर मैं ग्राफ बना दूं तो एक्सी ऐसे चल रहा है, एक्सएल ऐसे चलेगा, ऐसे। ये पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इस पॉइंट पे आके हम देखते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? आर है। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे आर हो जाएगा। आर देखो यहां देखेंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? आर आएगा। समझ गए ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। और जब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, मैक्सिमम करंट देता है। तो यहां से हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ग्राफिकल वेरिएशन हो सकता है करंट का सीरीज एलसीआर सर्किट में, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो कैसे होगा देखिए, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज करंट। यहां से हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ये रिजल्ट किसके बराबर जाएगा? जीरो के बराबर जाएगा। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे मैं यहीं पे देख लूं, मैं आर की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए एक्सी और एक्सएल ही है और आर सपोज करो है ही नहीं, तो इस पॉइंट के ऊपर आके रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। आर है तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? आर। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो मतलब ये हुआ, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो जेड की वैल्यू डिक्रीज होती है। कब तक डिक्रीज होती है? जब तक एक्सी और एक्सएल बराबर नहीं हो जाते। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा, तो रिजल्ट फिर से बढ़ जाएगा। तो हम यहां पे क्या देखते हैं? ग्राफ बनाएंगे। जब ओमेगा की वैल्यू जीरो थी, ओमेगा की वैल्यू क्या थी? जीरो। एक्सी की वैल्यू जीरो है, एक्सी की वैल्यू जीरो नहीं है, एक्सएल की वैल्यू कितनी है? जीरो। ये क्या था? इन्फिनिटी के ऊपर था। ठीक है। तो यहां से हम क्या देखते हैं? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे करंट, जेड की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो करंट की वैल्यू उसके साथ क्या होगी? इंक्रीज। ऐसे जाता जाएगा, जाता जाएगा। जब रेजोनेंस आ जाएगी तो वो मैक्सिमम ले लेगा, रेजोनेंस पे क्या ले लेगा? मैक्सिमम वैल्यू। और रेजोनेंस के बाद हम फिर देखते हैं तो क्या होता है? वो ऐसे करके डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आई क्यों डिक्रीज होना शुरू हो जाता है? क्योंकि पहले यहां से लेकर यहां तक जेड डिक्रीज होता है, यहां से लेकर यहां तक जेड फिर इंक्रीज होता है। तो जेड इंक्रीज होता है तो आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है, ये इसको ओमेगा आर बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे एक फ्रीक्वेंसी यहां पे है और एक फ्रीक्वेंसी यहां पे है। इनके ऊपर जो करंट होता है, ये पी की वैल्यू ले लिया हमने करंट का। जैसे ये करंट का क्या है? पी की वैल्यू आई नोट है, तो यहां जो करंट होता है वो होता है आई नोट बाई रूट टू। आई नोट बाई रूट टू के ऊपर से दो फ्रीक्वेंसी होती है। इसको मैंने ओमेगा 1 मान लिया, इसको कितना मान लिया? ओमेगा 2। तो ये जो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा ओमेगा के बराबर, और इसको बोलते हैं बैंडविड्थ।
क्या बोलते हैं इसको, बैंड विड्थ बोलते हैं। सर्किट की क्या बोलते हैं इसको, बैंड विड्थ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट की बैंड विड्थ होगी। अब हम सेम ग्राफ बनाते हैं किसके लिए, हम इधर तो ओमेगा ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं जेड के लिए। देखो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले देखते हैं जब ये इसकी वैल्यू जो है कम होती है तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ओमेगा को बढ़ाते हैं जेड घटता है, तो जेड इस प्रकार से घटेगा घटेगा घटेगा, यहाँ पे रेजोनेंस आ गई और रेजोनेंस के बाद फिर से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये क्या है, ओमेगा आर, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो जेड किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। यहाँ पे जेड किसके बराबर हो गया, आर के बराबर, या जेड को हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम लिख सकते हैं। तो ये वेरिएशन है जेड का ओमेगा के साथ और करंट का किसके साथ, ओमेगा के साथ। यहाँ पे एक टर्म जो हमारे पास है वो क्या है, क्वालिटी फैक्टर होती है। और क्वालिटी फैक्टर जो होती है जो रेजोनेंस की शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है। शार्पनेस मतलब ये जितना ज्यादा शार्प होगा इसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और ये जितना ज्यादा शार्प होगा वहां से ये बैंडविड्थ, जैसे ग्राफ और बनाओ इसी के ऊपर में ज्यादा शार्पनेस का, तो वो ऐसे बन सकता है। तो ये इसकी रेजोनेंस आ गई, तो इसकी जब बैंडविड्थ देखोगे आप, एक तो ये आएगी फ्रीक्वेंसी इधर और इसकी एक फ्रीक्वेंसी आएगी, तो इसकी बैंडविड्थ जो है पहले वाले के कंपैरिजन में क्या है, कम है। बैंडविड्थ जितनी कम होगी, या हम ये कहें ये करंट पीक पे जा रहा है, करंट पीक पे जाने का मतलब जेड जितना कम होगा उतना ही उसका क्या होगा, शार्पनेस होगा, और जितना ज्यादा वो शार्प होगा आपका जो रिसेप्शन है वो उतना ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। रिसेप्शन का मतलब ये जो सर्किट है ना, ये ट्यूनिंग सर्किट के रूप में यूज किया जाता है। ट्यूनिंग सर्किट मतलब जैसे आपका रेडियो है, रेडियो की ट्यूनिंग में यूज करते हैं। आजकल आप देखते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ट्यूनिंग सर्किट आते हैं जो एक स्पेशल चैनल को ही रिसीव करते हैं, बाकी चैनल को रिसीव वो नहीं करते। पहले मैनुअल आते थे तो मैनुअल वाले में कुछ गड़बड़ होता था। गड़बड़ ये होती थी कि उनकी ये जो W2 और W1 यानी ओमेगा W नहीं ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के बीच का जो डिफरेंस था, ओमेगा के बीच का, फ्रीक्वेंसी के बीच का, वो ज्यादा होता था। तो वो क्या करता था, इस फ्रीक्वेंसी रेंज की अदर फ्रीक्वेंसीज जो थी या इस चैनल की फ्रीक्वेंसी के आसपास के अदर जो चैनल थे उनको भी वो रिसीव कर लेता था, तो हमें एक मिक्स्ड आवाज आती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास डेली यूज में भी आपको पता चल गया कि यूज कहां करते हैं, ये ट्यूनिंग सर्किट में यूज होता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कई बार। इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें, क्योंकि ये ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई थी इसमें। वो क्या आता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके पास। एक ऐसा आपके पास मिलेगा डायग्राम, ये ओमेगा है और इधर हमने ले लिया करंट आई। आपके पास एक तो ऐसे मिलेगा, दूसरा मिलेगा कुछ इस प्रकार से, और तीसरा मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ये तीन आपके पास इस प्रकार से सर्किट मिल जाएंगे। इसमें भी ये थोड़ा इधर रहेगा, ये ऐसे होगा। आपसे पूछा जाएगा जैसे इसका रेजिस्टेंस बोल दिया R1, इसका बोल दिया R2 और इसका रेजिस्टेंस क्या बोल दिया R3। आपसे कहेगा इन तीनों में से ज्यादा कौन है, R1 ज्यादा है, R2 ज्यादा है, R3 ज्यादा है। तो आपको ये देख लेना करंट किसका ज्यादा है, करंट इसका ज्यादा है, और I जो होता है वो E डिवाइडेड बाई Z। Z मतलब यहाँ पे जो R3 R2 R1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब R, जिसका R जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ज्यादा करंट तो इसका है, तो कौन सा है, ये सबसे कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, R3 इज लेस देन R2 इज लेस देन R1। और सबसे ज्यादा शार्पनेस भी किसकी है, इस सर्किट की शार्पनेस सबसे ज्यादा है। अब हम क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं कि क्यू फैक्टर क्या होता है। तो क्यू फैक्टर किसी सर्किट का जितना ज्यादा होगा उसकी जो क्वालिटी है सर्किट की उतनी ही अच्छी होगी, मतलब उसका जो रिसेप्शन है वो उतना ही अच्छा होगा। क्यू फैक्टर को ऐसे लिखते हैं, क्यू फैक्टर, और ये बराबर होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाई वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर।
इन दोनों में से कोई भी एक, VL बाई VR और VC बाई VR। अब इसको हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं रिलेशन, आने वाला क्या है, क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी वो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। देखिए क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो VL की वैल्यू क्या होती है, VL को मैं क्या लिख सकता हूं, किसी एक को ले लेता हूं मैं ना, VL को उसी को उठा के चालू करते हैं। VL को हम लिख सकते हैं I नॉट एक्सएल, V इज इक्वल टू IR होता है, तो VL को हम लिख सकते हैं I नॉट इंटू एक्शन डिवाइडेड बाई VR को लिख सकते हैं I नॉट इंटू R। ठीक है, अब यहां I नॉट से तो I नॉट कैंसिल हो जाएगा। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा L और डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं। एक्सएल को क्या लिखते हैं, ओमेगा L डिवाइडेड बाई R एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, क्योंकि ये जो शार्पनेस है क्वालिटी फैक्टर होता है, ये रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टी है, उसकी क्वालिटी मापते हैं। तो रेजोनेंस के ऊपर ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइड बाई रूट LC। अभी अभी हमने देखा ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC होता है। ये भी लोग हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा L डिवाइड बाई R इंटू ओमेगा की वैल्यू 1 बाई रूट LC। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रूट L बाई C तो है, ये रूट L है, ऊपर से कैंसिल करेगा तो ऊपर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R इंटू रूट L बाई C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस सर्किट। अगर आप इसको लेके चलते VC बाई VR को तो भी आपके पास यही रिजल्ट आता। करके दिखाता हूं आपको, देखिए, लेकिन आपको करना कोई एक है, दोनों में से दोनों नहीं करने हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, I नॉट XC डिवाइडेड बाई I नॉट R लिखते हैं, I नॉट से I नॉट कैंसिल, ठीक है। XC को हम लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा C, अरे 1 बाई R। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट LC, तो ये हो जाता है रूट LC डिवाइडेड बाई CR, है ना। और यहां से अब कैंसिल करेंगे तो रूट LC यहां कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा 1 बाई R रूट L डिवाइडेड बाई C। तो इस प्रकार से हम क्यू फैक्टर सर्किट का निकाल सकते हैं। और क्यू फैक्टर जो है वो सर्किट की किसको, रेजोनेंस कंडीशन को अच्छे से डिफाइन करता है, इस अकॉर्डिंग हम रेजोनेंस निकाल भी सकते हैं। शार्पनेस को बताता है, शार्पनेस सर्किट की जितनी अच्छी होगी उसकी जो ट्यूनिंग है वो उतनी अच्छी होगी, रिसेप्शन उसका उतना ही अच्छा होगा।